हेलो एवरीवन, आप लोगों ने वीडियो का फर्स्ट पार्ट देख लिया होगा और हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 12th मैथमेटिक्स 2024 लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर। पेपर कोड था 324EX। तो हम लोगों ने अभी तक देख रखा है ये सारे बहुविकल्पियाँ, एक क ख ग जैसे 1 2 3 4 5 है, ये पांचों बहुविकल्पी हमने देख ली हैं। अब हम देख रहे हैं सेकेंड पार्ट। तो सेकेंड पार्ट में क्या है कि इसमें सारे पार्ट्स करने हैं, सभी खंड कीजिए, सारी करने हैं, इसमें कोई भी आपको छोड़ना नहीं है, कुछ भी ऑप्शनल नहीं है कि आप एक की जगह दूसरा कर सकते हो। आपको सारे मैंडेटरी और सब एक एक नंबर के हैं, तो टोटल पाँचों मिला के 5 नंबर के हैं। सेकेंड का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि दर्शाइए कि फलन fx इक्वल टू एक्स प्लस 2 और 1 एट द डिफरेंट वैल्यू ऑफ x, लाइक इफ x इक्वल टू 0 तब फंक्शन की वैल्यू 1 है, और जब x की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है तब फंक्शन की वैल्यू x प्लस 2 कुछ और है। तो हमें ये बताना है कि x इक्वल टू 0 पर सतत नहीं है। सतत नहीं है मतलब कंटिन्यूअस नहीं है, मतलब लगातार नहीं है। तो ये क्वेश्चन में फंक्शन का डेफिनेशन दिया है, और फंक्शन का डेफिनेशन क्या है, fx इक्वल टू कह रहा है ये फंक्शन की वैल्यू है x प्लस 2, और ये कब है x प्लस 2, जब x की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है, और जब x की वैल्यू 0 है तो फंक्शन की वैल्यू दिया है 1 व्हेन x इक्वल टू 0। तो हमें फाइंड क्या करना है, हमें बताना है फाइंड कंटिन्यूटी, मतलब सातत्य की जांच करनी है एट x इक्वल टू 0। तो हमें x इक्वल टू 0 पर क्या करना है, कंटिन्यूटी चेक करना है इस फंक्शन की। तो ये भी बहुत सिंपल है। जनरली हम लोगों को पता है, जैसे कोई मान लीजिए कोई फंक्शन दिया है fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। जनरली हमें फंक्शन ऐसा कुछ दिया रहता है, राइट, या fx इक्वल टू एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 3, या एक्स स्क्वायर प्लस 5, या x/2, कुछ भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू चेंज हो रही है, मतलब फंक्शन का डेफिनेशन चेंज हो रहा है, फंक्शन का मान चेंज हो रहा है बेस्ड अपॉन x की वैल्यू पर। तो ये कहना चाह रहा है कि जब जब मैं x की वैल्यू 0 दूँ तब तब आपको फंक्शन की वैल्यू होगी 1, और जब जब मैं x की वैल्यू 0 नहीं दूंगा तब फंक्शन की वैल्यू होगी x प्लस 2। इसका मतलब ये है, अगर आप समझ नहीं पा रहे हो तो ओके। तो अगर ऐसे क्वेश्चन में जब भी हमें कंटिन्यूटी जांच करनी है, कंटिन्यूटी मतलब सातत्य जिसको बोलते हैं, तो सातत्य की जांच करने के लिए सबसे पहले वैसे तो हम लोग को जब भी कंटिन्यूटी चेक करने के लिए कहा जाए किसी भी फंक्शन का किसी भी पॉइंट पर, तो हम LHL निकालते हैं, RHL निकालते हैं और फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं जिस भी पॉइंट पर कहा जाए। जैसे मान लीजिए ए पर, अगर ये तीनों बराबर हुआ तो ही हम बोलते हैं क्या है, फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, फंक्शन सातत्य होगा, तभी हम बोलेंगे फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। फंक्शन कंटिन्यूअस या सातत्य होने का मतलब, जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन है, ओके, और ये मान लीजिए x इक्वल टू कोई पॉइंट है, x इक्वल टू ए पर, ये x इक्वल टू बी पर, ये x इक्वल टू सी पर, ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो हमें फंक्शन का कंटिन्यूटी बताने का मतलब होता है कि हम फंक्शन की वैल्यू x इक्वल टू ए पर पता करें, x इक्वल टू ए पर पता करें, और a से जस्ट पहले पता करें, और a के जस्ट बाद पता करें। अगर फंक्शन की वैल्यू x इक्वल टू ए पर जितनी आ रही है, x इक्वल टू ए के जस्ट पहले भी उतनी ही आ रही है, और x इक्वल टू ए के जस्ट बाद भी उतनी ही आ रही है, तो हम ऐसे फंक्शन को बोलते हैं कि फंक्शन x इक्वल टू ए पर कंटिन्यूअस है। समझ में आया? तो कंटिन्यूटी का मतलब सिंपल सा यही है कि जहां भी आपसे कंटिन्यूटी पूछा जाए, फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपसे कंटिन्यूटी पूछा गया किसी पॉइंट बी पर, तो आप फंक्शन की वैल्यू कहाँ पर निकालेंगे, बी पर। किसकी वैल्यू, फंक्शन की। और उसके बाद बी से थोड़ा पहले को बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, LHL, और बी से जस्ट थोड़ा आगे, इसको बोलते हैं RHL, राइट हैंड लिमिट। और अगर ये वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू तीनों अगर इक्वल आ गई तब हम क्या बोलेंगे, इसको फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो हम x इक्वल टू बी पर वैल्यू पता करेंगे, थोड़ा सा जस्ट बाद और थोड़ा सा जस्ट पहले, तीनों बराबर हुआ तो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। तो हम यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, x इक्वल टू 0 पर हमसे पूछा है, a की वैल्यू यहाँ पे 0 है, तो x इक्वल टू 0 पर फंक्शन की वैल्यू, तो x इक्वल टू 0 पर फंक्शन की वैल्यू कितना दिया है, fx इक्वल टू 1 एट x इक्वल टू 0। तो फंक्शन की वैल्यू आ रही है 1। अब हम क्या करेंगे, जब x की इक्वल टू 0 ना हो, या कम हो सकता है या ज़्यादा हो सकता है, तो उस समय हम जब वैल्यू निकालते हैं तो लिमिट बोलते हैं। तो मान लीजिए हम लिमिट निकाल रहे हैं, लिमिट x इक्वल टू 0 से थोड़ा आगे और फंक्शन की वैल्यू, तो ये होगा, आपने लिमिट का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, और फंक्शन की वैल्यू 0 नहीं हो, 0 प्लस मतलब 0 से थोड़ा ज़्यादा, तो उस समय फंक्शन की वैल्यू कितनी है, x प्लस 2। उस टाइम पे फंक्शन की वैल्यू जब 0 नहीं है तो x प्लस 2 है, और हमें x के जगह पे कितना रखना है, 0 से थोड़ा ज़्यादा।
तो 0 से थोड़ा ज़्यादा रखेंगे तो 2 से थोड़ा ज़्यादा आ जाएगा इसका मान, 2 से थोड़ा ज़्यादा। तो हम क्या बोल सकते हैं कि फंक्शन की वैल्यू x इक्वल टू 0 पर f0 इज नॉट इक्वल टू f0 प्लस। अगर ऐसा नहीं है तो फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस नहीं है, मतलब फलन संतत नहीं है। दिया गया फलन क्या है, संतत नहीं है। और संतत क्यों नहीं है, क्योंकि फंक्शन का, इसको हम लोग बोलते हैं प्लस मतलब RHL, थोड़ा सा आगे मतलब RHL यही है, लेफ्ट हैंड लिमिट, और ये फंक्शन की वैल्यू थी नॉट इक्वल टू 0, तो हम क्या बोलेंगे, फलन संतत नहीं है। तो जब भी फलन के सातत्य की जांच करनी होगी, आपको 0 से पहले पता करना है, 0 के बाद पता करना है, और फंक्शन की वैल्यू 0 पर पता करना है। अगर वो तीनों इक्वल नहीं हुआ तो फंक्शन सतत नहीं है। अब आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। सेकंड का ख है। क्वेश्चन कह रहा है साइन इनवर्स साइन 7π/4 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स साइन 7π/4, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू चाहिए हमें, इसका मान निकालना है और वो मान होना चाहिए प्रिंसिपल वैल्यू। तो प्रिंसिपल वैल्यू क्या है, इसको बताने से पहले थोड़ा इसको और आगे करते हैं। अच्छा, ये है साइन इनवर्स, तो हमें मान लीजिए फॉर एग्जांपल साइन क्या निकाल के देता है, अगर कोई लिखा हो कहीं पे साइन थीटा, तो साइन थीटा आपको क्या निकाल के देता है, कोई मान निकाल के देता है, कोई मैथमेटिकल वैल्यू निकाल के देता है, करेक्ट। और अगर हम इसका उल्टा करें, मतलब अगर थीटा यहीं रहने दें और साइन को उस साइड भेजें, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स कोई भी वैल्यू हो सकता है। तो साइन इनवर्स क्या निकाल के देता है, थीटा निकाल के देता है, एक तरह से देखा जाए तो साइन थीटा क्या है, कोई वैल्यू निकाल के देता है, और साइन इनवर्स एंगल निकाल के देता है। तो अगर इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए मान ले कि जो भी हमसे पूछा है, हमसे इसकी वैल्यू पूछा है, मान लीजिए इसकी वैल्यू होगी थीटा, और हमें क्या निकालना है, थीटा की वैल्यू निकालनी है, बस इतना ही सिंपल क्वेश्चन है। तो अब साइन इनवर्स उधर है, तो अगर साइन इनवर्स लेफ्ट साइड है, राइट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा साइन साइन 7π/4 इक्वल टू साइन थीटा, क्योंकि साइन इनवर्स उधर गया तो साइन थीटा हो गया। अब ये कि साइन 7π/4 इक्वल टू साइन थीटा, तो हमें यहाँ पे थीटा की वैल्यू निकालना है। तो अगर आपने पढ़ा होगा इनवर्स टेग्नोमेट्रिक फंक्शन और टेग्नोमेट्रिक फंक्शन, मतलब त्रिकोणमितीय अनुपात और प्रतिलोम त्रिकोणमितीय अनुपात, ये 2 चैप्टर हैं। अगर आपने ये पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, जब भी कहीं पे लिखा हो साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, तो थीटा की जो वैल्यू होती है इसको बोलते हैं जनरल सोल्यूशन। सामान्य सोल्यूशन जो होता है वो होता है n + -1 के पावर n इंटू अल्फा, और यहाँ पे n ये होता है थीटा की वैल्यू, अगर ऐसा एक्सप्रेशन हो। और यहाँ पे n इक्वल टू होता है 0 + -1, +-2, इंटीजर होता है बेसिकली ऐसे। तो जब भी आपको दिया हो साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, तो उसका जनरल सोल्यूशन होता है थीटा इक्वल टू n -1 के पावर n इंटू अल्फा। और n क्या होता है, 0 +-1 +-2, कुछ भी हो सकता है, कोई भी इंटीजर वैल्यू हो सकती है। ओके, तो इस बेसिस पे अगर हम इसको जरा पहले रिवर्स करके लिख लें ताकि कन्फ्यूजन ना हो, साइन थीटा इक्वल टू साइन 7π/4, यही है। तो यहाँ पे थीटा इक्वल टू थीटा होगा और अल्फा इक्वल टू 7π/4 होगा। तो n + -1 के पावर n, और अल्फा की जगह पर रख देंगे 7π/4, ये अल्फा होगा। ये हमें निकला है जनरल सोल्यूशन, इसको बोलते हैं जनरल सोल्यूशन, सामान्य सोल्यूशन। ये जनरल सोल्यूशन है, ये बिल्कुल सही है, गलत आंसर नहीं है, बट जो क्वेश्चन पूछा है ये वो नहीं है। क्वेश्चन में पूछा था प्रिंसिपल सोल्यूशन, तो प्रिंसिपल सोल्यूशन यानी मुख्य मान। तो सबसे पहले हम जरा थीटा को और ज़्यादा ओपन करके लिखते हैं। थीटा इक्वल टू n की वैल्यू रखना शुरू करो। n की वैल्यू यानी पहले 0 रखेंगे, फिर +1 रखेंगे, फिर -1 रखेंगे, फिर -2 रखेंगे, +2 रखेंगे, ऐसे रखते जाएंगे। तो पहले 0 रखते हैं। अगर हमने 0 रखा तो ये निकल के आएगा फर्स्ट पार्ट 0 एंड दिस इज ऑल्सो 0, सो ये होगा 7π/4। यहाँ पे n की वैल्यू अगर +1 रखते हैं थीटा में, इस इक्वेशन में, तो थीटा इक्वल टू ऐसे है n + -1 के पावर n 7π/4। n की वैल्यू अगर हम 1 रखेंगे तो थीटा इक्वल टू पाई -7π/4, ये हो जाएगा -3π/4। तो -1 पे वैल्यू आ रही है -3π/4। ओके, n इक्वल टू -1 पे कितना आएगा थीटा की वैल्यू,
थीटा इक्वल टू -1 रखेंगे तो हो जाएगा -पाई, और ये माइनस ही रहेगा 7π/4, तो ये निकल के आएगा -11π/4। तो थीटा की वैल्यू आ गई -11π/4। ये सब क्या है, ये सब इक्वेशन के सोल्यूशन है, सब थीटा की वैल्यू है, और इसमें से हमें सिर्फ मुख्य मान देखना है, और मुख्य मान क्या होता है वो मैं बता देता हूँ। अब थीटा की वैल्यू हमें निकालनी है n इक्वल टू 2 पर, तो थीटा की वैल्यू हो जाएगा 2π + 7π/4, तो ये होगा 15π/4। थीटा की वैल्यू निकालनी है -2 पर, थीटा इक्वल टू -2π, ये आएगा -π/4। अच्छा, हम और भी ऐसे निकाल सकते हैं, जितना मन करे उतना निकाल सकते हैं। अब हमसे पूछा था मुख्य मान, तो मुख्य मान हम उसको बोलते हैं जो -π/2 से π/2 के बीच में होता है। ऐसा मान, ऐसा सामान्य सोल्यूशन, ऐसा जनरल सोल्यूशन जो -π/2 और π/2 के बीच में होता है, उसको हम बोलते हैं मुख्य मान। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखा जाए तो ये सब उस रेंज से बाहर है, और 7/4 का मतलब हुआ 1.75। सो ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, ये होना चाहिए -0.5 to 0.5 भाई, तो ये है -π/4 जो इसके रेंज में आता है। तो -π/4 इसका क्या होगा, प्रिंसिपल सोल्यूशन होगा, ये इसका आंसर होगा। सेकेंड का थर्ड पार्ट है, यदि y इक्वल टू ae⁻x + b है तो सिद्ध कीजिए कि d2y/dx2 - dy/dx = 0, जहाँ a तथा b अचर है। तो इस क्वेश्चन में एक हमें इक्वेशन दिया है, और वह इक्वेशन है y इक्वल टू ae⁻x + b, और क्वेश्चन कह रहा है हमें क्या सिद्ध करना है, हमें क्या प्रूफ करना है, d2y/dx2 - dy/dx = 0, जहाँ a और b अचर है। तो हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है नॉर्मल इक्वेशन से। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन को डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए कहा जाए तो हमें करना क्या है, अगर आप जो हमें प्रूफ करना है, अगर मैं उसको एक बार लिख लूँ, d2y/dx2 - dy/dx = 0, तो यहाँ पे ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पे a और b दोनों गायब है, यही तो हमें प्रूफ करना है, ये हमें प्रूफ करना है। तो ध्यान से देखा जाए तो इसमें a और b दोनों गायब है, तो हम भी यहाँ से क्या करेंगे, a और b दोनों गायब करेंगे। तो सबसे पहले जो भी दिया गया है उसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, ओके। और हमें dy/dx निकालना है, तो हम क्या करते हैं, x के सापेक्ष दोनों पक्षों में क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं, अवकलन करते हैं। तो dy/dx x के सापेक्ष में किया, और इधर करेंगे तो a कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और e⁻x का करेंगे तो e⁻x ही हो जाएगा, प्लस b का करेंगे तो 0। तो फाइनली ये होगा dy/dx = a⁻x। ये इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए, ओके। अब हम क्या करते हैं कि इसको हम एक बार और डिफ्रेंशिएट करते हैं, क्योंकि हमें 2 बार डिफ्रेंशिएट करने हैं। तो एक बार और अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो d2y/dx2 = a⁻x, फिर से आ गया, ठीक है। और हमने 2 बार क्यों डिफ्रेंशिएट किया, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में जो पूछा है वो d2y/dx2 है, इसलिए हमें 2 बार डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा ऐसा लाने के लिए। एक बार डिफ्रेंशिएट किया और फिर से दोबारा डिफ्रेंशिएट किया। अब फिर भी हमारे पास a है, लेकिन जो हमें प्रूफ करना है इसमें ना a दिया है और ना ही b, तो हमें a और b कहीं भी आ रहा हो तो उसको हटाना है। तो एक काम करते हैं, जो इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 2 में से a की वैल्यू निकाल के, और हम चाहें तो इसको इक्वेशन 3 बोल देते हैं, इक्वेशन 3 में रख सकते हैं। तो हम a से अगर फ्रॉम इक्वेशन 2 अगर हम a की वैल्यू निकालें तो a = होगा 1/e⁻x dy/dx, ओके। तो ये e⁻x इधर मल्टीप्लाई में था यहाँ पे, तो मल्टीप्लाई से इधर डिवीजन में आ जाएगा। और अब हम इसको इस वाले a की वैल्यू को हम इक्वेशन 3 में रख सकते हैं। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 3 से, और इक्वेशन 3 में हम a की वैल्यू रखेंगे dy/dx2 = 1/e⁻x dy/dx, और इनटू पहले से e⁻x था। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने सिर्फ यहाँ पे इसकी वैल्यू रखी है a की, कहाँ से निकाल के, इक्वेशन नंबर 2 से निकाल के। तो अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ex से ex कैंसिल हो जाएगा, और इसको हम रीराइट कर सकते हैं कैसे, d2y/dx2 = dy/dx, ओके। अब हम इसको सबको एक साइड अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं d2y/dx2 इक्वल टू नहीं, उसको इधर लेकर आएंगे तो माइनस में हो जाएगा,
dy बाई dx इक्वल टू 0, यही हमें प्रूफ करना था, तो हमने ये प्रूफ कर दिया, प्रूव्ड। तो हम दूसरे का फोर्थ पार्ट जिसको घ बोलते हैं ये देखते हैं। ये दिया है अवकलन समीकरण को हल कीजिए। तो पहले इससे थर्ड पार्ट में क्या दिया था, जो समीकरण दिया था उसका अवकलन समीकरण बनाना था। अब क्या करना है, अवकलन समीकरण दिया है और उसको उल्टा समीकरण बनाना है, जस्ट उसका रिवर्स प्रोसेस है, मतलब उसमें डिफ्रेंशिएट किए थे तो उसमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन दिया dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर, ऐसा दिया है। तो और हमें कैसा प्राप्त करना है इक्वेशन जिसमें dy और dx ना हो। तो इसको करने के लिए ये भी बहुत ईजी है, आप सब dy को एक साइड कीजिए और सब dx को एक साथ कीजिए। dy को एक साथ सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये क्वेश्चन ऐसे ही खत्म हो जाएगा। तो 1 प्लस वाई स्क्वायर dy इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी। मैंने कुछ नहीं किया, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, इसका इधर और इसका इधर। ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम चाह रहे हैं y वाला y के साथ हो जाए और x वाला x के साथ हो जाए। तो इसके लिए हमने इसको इधर से मल्टीप्लाई कर दिया हो गया और इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया। अब देखिए, अब इसका क्या करेंगे, अब दोनों साइड में हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब पुराने वाले क्वेश्चन में आपने देखा होगा, जैसे मैं ये करा रहा था तो इसमें ये दिया हुआ था, ये इक्वेशन दिया हुआ था और हमें ये प्राप्त करना था। तो हमने क्या किया, dy बाई डी एक्स देख के इसको डिफ्रेंशिएट किया, क्योंकि डिफ्रेंशिएट करने के बाद ही ऐसा होगा। अब हमें क्या है कि अगर ये दिया होता और इसको उल्टा यहाँ पे ले जाना होगा तो क्या dy बाई डी एक्स को हटाना पड़ेगा, और इसको हटाने के लिए हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन का चिन्ह बोलते हैं। लाने के लिए डिफ्रेंशिएशन अवकलन और हटाने के लिए समाकलन। तो हम दोनों तरफ क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। तो हमने दोनों तरफ समाकलन कर दिया, 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब हम पहले वाले का समाकलन करेंगे तो किसी भी कांस्टेंट का करते हैं तो कांस्टेंट आ जाता है बाहर और समाकलन उसका y हो जाएगा यहाँ पे। तो फर्स्ट वाले का सिर्फ आएगा y और सेकेंड वाले का हो जाएगा y 2 + 1 दैट इज 3 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू, यहाँ पे भी पहले वाले का हो जाएगा x, क्योंकि x के सापेक्ष कर रहे हैं, और ये हो जाएगा x के पावर 3 डिवाइड बाई 3 और प्लस एक इंटीग्रल कांस्टेंट। ओके, अगर आपको इंटीग्रेट करने में प्रॉब्लम होगा तो मैं बता दूं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx हो तो x होगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dy होगा तो 1 होता है, 1 यानी x प्लस सी 1 प्लस सी ऐसा होता है। अगर इंटीग्रेशन ऑफ किसी भी x के पावर n लिखा हुआ है तो ये हो जाता है x के पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1 प्लस सी, ऐसा होता है। तो हमने सारे सी को एक बार सबको कॉमन सी लिख दिया। ओके, तो ये हो गया आपका इसका यह समीकरण का हल, जो भी अवकलन समीकरण दिया था यह है उसका हल। तो यही आपका आंसर भी है फाइनल। अब इसको आप चाहें तो अलग अलग फॉर्म में लिख सकते हैं, वो आपके ऊपर है, बट समीकरण का हल हो चुका है। अब चाहें तो आप क्यू वाले एक साथ लिख सकते हैं, बिना क्यू वाले एक साथ लिख सकते हैं, या ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। एक नंबर पूछा, हम यहाँ छोड़ देते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड, प्रायिकता से रिलेटेद, और वो है 5वां सेकेंड का 5th पार्ट। और ये कह रहा है किसी दौड़ में ए के जीतने की प्रायिकता 1/3 है तथा बी के जीतने की प्रायिकता 1/4 है, तो इस दौड़ में ए और बी में से कोई ना जीत पाए, इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो ये भी क्वेश्चन बहुत सिंपल है, अगर आपने प्रायिकता पढ़ा होगा तो प्रायिकता का बहुत सिंपल है, ये अनकंडीशनल है, इंडिपेंडेंट इवेंट वाले हैं, जो अस्वतंत्र होता है, स्वतंत्र जब भी कोई घटना होती है तो उसके ये फॉर्मूला भी लग जाएगा। ए किसी बंदे का नाम है और बी भी किसी बंदे का नाम है, और ये दोनों रनिंग करने जा रहे हैं, तो या तो ए जीतेगा या तो बी जीतेगा, और मान लीजिए इसके साथ और भी लोग हो सकते हैं, वो हमें नहीं पता है, क्वेश्चन में जितना दिया है वो क्या है, ए और बी। तो कह रहा है कि ए के जीतने की संभावना, प्रायिकता मतलब होती है संभावना, तो ए के जीतने की संभावना, जिसको पी ए बोलते हैं, जीतने की संभावना कितनी है, 1/3 है, और बी के जीतने की संभावना 1/4 है संभावना। ओके, 1/4 और 1/3। तो ये कह रहा है कि आप वो बताइए जब दोनों ना जीत पाए, वो संभावना बताइए, ना ए जीत पाए ना बी जीत पाए, हो सकता है कोई तीसरा जीत रहा हो, तो दोनों ना जीत पाए, ऐसा क्वेश्चन है। तो अब देखिए ए और बी, ए अपने आप में जीतेगा, बी अपने आप में जीतेगा, ए का बी से कुछ लेना देना नहीं है, ए तेज दौड़ेगा जीत जाएगा, बी तेज दौड़ेगा दौड़ जीत जाएगा, जो तेज दौड़ेगा दौड़े जीतेगा, और ये दोनों इंडिपेंडेंट है। यहाँ पे ए तथा बी स्वतंत्र है, स्वतंत्र मतलब है घटना है, अगर ए के जीतने की संभावना 1/3 है
ए के न जीतने की संभावना कितनी होगी, न जीतने को बार बोलते हैं, ए के न जीतने की संभावना कितनी होगी, तो कुल संभावना तो 100% है ना, या तो जीतेगा या तो नहीं जीतेगा, तो 1 होती है। तो जीतने की संभावना अगर 1/3 है तो न जीतने की संभावना 1 - 1/3 होगा, तो ये हो जाएगा 2/3। न जीतने की संभावना 2/3 है। अब ए का हो गया। अब जरा देखते हैं बी का। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया था, मतलब बी के जीतने की संभावना 1/4 और बी के न जीतने की संभावना, तो वो हो जाएगा 1 - 1/4 दैट इज इक्वल टू 3/4। तो ए के न जीतने को बार बोलते हैं, तो ए के जीतने की संभावना 1/3 और न जीतने की संभावना 2/3, बी के जीतने की संभावना 1/4 और न जीतने की संभावना 3/4। ए भी न जीते और साथ में बी भी न जीते, ऐसा ही चाहिए। इंटरसेक्शन मतलब होता है दोनों एक साथ होना, और यूनियन मतलब होता है कोई एक हो जाना। तो ए भी ना जीते और बी भी ना जीते, और ये इंटरसेक्शन हमने लगा दिया, तो मतलब दोनों ही नहीं जीतेंगे। इस मतलब ना ए जीत रहा होगा और ना बी जीत रहा होगा, उस टाइम की बात करें। तो इसका फार्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ पहला इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ दूसरा। तो ए के प्रोबेबिलिटी, ए के ना होने की प्रोबेबिलिटी 2/3 थी, बी के ना होने की प्रोबेबिलिटी 3/4 थी। तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 से फर्स्ट एक बार में ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2। यानी ए भी ना जीते और बी भी ना जीते, इसकी संभावना है 1/2, इसकी प्रोबेबिलिटी है 1/2। ये हो जाएगा आंसर। 1/2 का अगर परसेंटेज करें तो 50% होगा, 50%। तो क्वेश्चन में यही पूछा था, इस दौड़ में ए और बी में से कोई ना जीत पाए, इसकी प्रायिकता कितनी है 1/2। अब क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में चलते हैं।